कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक बेहद बदनाम लड़कों के स्कूल सुजुरान से, जहां की हालत किसी जंगली अखाड़े से कम नहीं थी। इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई नामो निशान तक नहीं था और लड़के अपनी मनमानी करते रहते थे। आए दिन वहां मारपीट और हंगामे चलते रहते थे और किसी भी कायदे कानून का यहाँ कोई बंधन नहीं था। ये स्कूल अपने आप में एक अनोखी और खतरनाक दुनिया थी, जहाँ दाखिला लेना हर लड़के के बस की बात नहीं थी। सुजुरान का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। यहाँ राज सिर्फ ताकत और घूंसों का चलता था। जो जितना मजबूत वो उतना बड़ा बादशाह। यहाँ कई गुट बने हुए थे जो आपस में स्कूल की कुर्सी के लिए लगातार सींग भिड़ाते रहते थे और ये कशमकश कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। इसी स्कूल के फाटक पर एक दिन एक नौजवान गेंजी ताकिया दाखिला लेने आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी और चाल में एक अजीब सी अकड़। ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि उस इलाके के सबसे ताकतवर याकूजा सरदार का बेटा था। सबको हैरत में डालते हुए उसने स्कूल के सबसे दबंग समझे जाने वाले लड़के का नाम काटकर उसकी जगह अपना नाम लिख दिया, जो अपने आप में एक खुली बगावत का ऐलान था। उसकी इस एक हरकत से उसके इरादे आईने की तरह साफ जाहिर थे कि वो इस पूरे स्कूल को अपने कदमों में झुकाने और इसका इकलौता बादशाह बनने के सपने लेकर आया है। दृश्य बदलता है तो स्कूल के नए सत्र के उद्घाटन समारोह का माहौल नजर आता है, जहां हॉल में कुछ शिक्षक और नए लड़के एक साथ जमा हुए थे। मगर ये समारोह ज्यादा देर शांत नहीं रह पाया। एक नए लड़के की हरकत से दूसरा नया लड़का हिरोमी किरिशिमा भड़क उठा और उसने भरे हॉल में उसे लड़ने की खुली चुनौती दे डाली। पल भर में पूरा माहौल मारपीट के अखाड़े में तब्दील हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। कुर्सियां उछलने लगीं और हर तरफ चीख पुकार मच गई। शिक्षकों ने भी हालात देखकर खुद को इस मामले से दूर कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। तभी अचानक एक नया तूफान वहाँ आ धमका। कुछ खूंखार याकूजा हथियार बंद होकर स्कूल में दाखिल हुए, जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो उसी स्कूल के एक लड़के सिरिजावा तामाओ से बदला लेने आए हैं। इन याकूजाओं की कमान केन कातागिरी नाम के एक आदमी के हाथ में थी, जिसने इल्जाम लगाया कि सिरिजावा ने उनके एक साथी की ऐसी पिटाई की थी कि वो आज भी अस्पताल में पड़ा अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। मगर केन की शख्सियत में वो रौब और दहशत नहीं थी जो आम याकूजा में पाई जाती थी। उसका चेहरा डरावना तो जरूर था, मगर आंखों में वो वहशीपन नहीं था। इसी कमजोरी की वजह से उसके अपने ही साथियों ने उसे एक तरफ हटा दिया और उसे अपने लिए ठंडे पेय लाने भेज दिया, जो उसकी अपनी बिरादरी में उसकी खुली बेइज्जती थी। जबकि बाकी असली खूंखार याकूजा सेरेजावा को ढूंढने में जुट गए ताकि अपनी हार का बदला ले सकें। उधर सेरेजावा उस वक्त अपने सबसे जिगरी दोस्त टोक्यो तत्सुकावा को लेने अस्पताल पहुंचा हुआ था, जो हाल ही में एक भारी इलाज से गुजरा था। टोक्यो की हालत असल में बेहद नाजुक थी, क्योंकि उसके दिमाग की एक नस फूल गई थी, जिसके लिए उसे जल्द ही एक बेहद खतरनाक सर्जरी से गुजरना था। ये बात उसके दिमाग में किसी समय बम की तरह टिक टिक कर रही थी, मगर जाहिर तौर पर वो अपने सारे दर्द को अपने सीने में दबाए रखता था। अपने जिगरी दोस्त को परेशान न देखना हो, इसलिए टोक्यो ने उसके सामने हमेशा एक भली चंगी सूरत का नाटक रचा हुआ था। वो हंसता था, मजाक करता था और जिंदगी से भरपूर दिखता था। हालांकि सिरिजावा को अपने दोस्त की जान पर मंडराते इस खतरे की पूरी खबर थी, मगर वो भी अपने दर्द को अपने सीने में दबाए हुए था। दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने एक भली जिंदगी का नाटक रचते थे और इसी जाहिरी खुशी की डोर से बंधे हुए थे। स्कूल वापस लौटते वक्त सिरिजावा ने टोक्यो की मोटरसाइकिल उधार ली। हालांकि उसे चलाना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसकी मोटरसाइकिल एक गाड़ी से जोरदार टक्कर खा गई और चारों तरफ शोर मच गया। तभी योशिनोबु नाम का एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लगा, क्योंकि वो उसी मामले की तह तक जाना चाहता था जिसमें एक याकूजा सेरिजावा की पिटाई से अस्पताल पहुंचा था, और वो उसे सलाखों के पीछे डालकर ही रहना चाहता था। मगर तेज रफ्तार सेरिजावा ने योशिनोबु को कुछ ऐसी मात दी कि अपनी रफ्तार पर काबू न रख पाने की वजह से उसकी गाड़ी पलट गई और उसके सिर में गहरी चोट आ गई। इसी बीच स्कूल पहुंच चुके याकूजा सेरिजावा को न पाकर बौखलाए हुए थे और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्से में चूर इन याकूजाओं की टक्कर एन गेंजी से हो गई, जिसने उन्हें बिल्कुल अहमियत नहीं दी और सबकी आंखों के सामने उन पर टूट पड़ा। इन खूंखार याकूजाओं ने सोचा भी नहीं था कि अकेला एक स्कूली लड़का गेंजी उन सबको चुटकियों में चित्त कर देगा, और देखते ही देखते उसने सारे याकूजाओं को जमीन सूंघा दी। पास खड़े लड़के ये नजारा खुली आंखों से देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने एक ऐसा छात्र खड़ा है जिसकी टक्कर शायद कोई नहीं ले सकता। ये गेंजी की पहली ही नुमाइश थी जिसने पूरे स्कूल के हवा के रुख को बदलने का इशारा कर दिया था। जब सेरेजावा स्कूल लौटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि कोई नौजवान उन याकूजाओं की ऐसी धुनाई कर चुका है जो
उसी से बदला लेने आए थे। उसकी आंखों में एक नए हरीफ की झलक नाच गई, मगर खुशी का ये पल ज्यादा देर नहीं टिक पाया, क्योंकि इसी पल योशिनोबु अपने साथी पुलिस वालों के साथ वहां आ धमका और सेरेजावा को धर दबोचा। इस वाकये से गेंजी को साफ हो गया कि सेरेजावा कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि वाकई इस स्कूल का असली शेर है जिसे हराना जरूरी है। उसी रात गेंजी एक नाइट क्लब पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात आइजावा रूका नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई, जो वहां एक गायिका थी और गेंजी मन ही मन उसे चाहता था। जब वो अपने मीठे गानों से क्लब का माहौल अपनी मुट्ठी में करती तो गेंजी की पलकें झपकना भूल जाती थीं। खास बात ये थी कि रूका को मार पीट से सख्त नफरत थी और वो गेंजी की इस खासियत से बिल्कुल अनजान थी कि वो इन्हीं चीजों का मसीहा बनना चाहता है। फिर गेंजी का सामना अपने पिता हिदेओ ताकिया से हुआ, जो खुद याकुजा की दुनिया का बहुत बड़ा सरदार था। बाप बेटे के बीच खामोशी की एक अनकही दीवार थी, जिसे गेंजी एक ही वार में तोड़ देना चाहता था। उसने सीना तानकर अपने पिता के सामने सुजुरान को फतह करने का अपना मकसद जाहिर कर डाला। ये सुनते ही हिदेओ के सीने में एक टीस उठी, क्योंकि अपनी जवानी में वो खुद इसी स्कूल को फतह करने का सपना देखता था। हिदेओ खुद इस स्कूल को जीतने आया था, मगर बुरी तरह नाकाम होकर लौटा था, और ये नाकामी उसके सीने में आज भी एक रिश्ता हुआ जख्म थी। गेंजी ने अपने पिता से एक मर्दाना वादा करवाया कि अगर वो ये कारनामा कर दिखाए तो वो उसे अपना असली वारिस मानेंगे और याकुजा गिरोह की कमान उसके हाथ में सौंप देंगे। अगले दिन जब सेरेजावा अपने साथियों के साथ स्कूल की छत पर सुस्ता रहा था, तभी गेंजी वहां आन धमका और सीधे उसे लड़ने का खुला चैलेंज दे डाला। मगर तभी टोक्यो वहां कूद पड़ा, जो जूनियर हाई स्कूल में गेंजी का जिगरी दोस्त रहा था, और उसने दोनों के बीच होने वाली लड़ाई फौरन रुकवा दी। टोक्यो ने गेंजी को बड़े प्यार से समझाया कि सेरेजावा से उलझने से पहले उसे स्कूल की दूसरी कक्षाओं के माहिर लड़ाकों को धूल चटानी होगी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे दूसरे साल के एक छात्र रिंदामान को हराना होगा, जो स्कूल का एक जिंदा अफसाना था और एक मिथक बन चुका था। रिंदामान के बारे में मशहूर था कि वो अकेला अपने हाथों से 50 लड़कों की एक पूरी टोली को जमीन पर बिछा सकता है। उसकी कहानियां स्कूल के हर कोने में किसी डर के साए की तरह घूमती थीं। जब गेंजी ने बाकी लड़कों से उसके बारे में पूछा तो सबने एक सुर में उसे एक इंसान की शक्ल में बला बताया, जिसे हराना नामुमकिन था। जब गेंजी की पहली नजर उस लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे रिंदामान पर पड़ी तो उसे अपनी हद का सही अंदाजा हो गया। उसकी आंखें इस बात का सबूत दे रही थीं कि अभी उसे और तैयार होना है, इसलिए उसने खुद को और मजबूत करने के बाद ही उससे भिड़ने का फैसला किया। इसी दौरान गेंजी की मुलाकात केन से हो गई। एक मजेदार गलतफहमी में केन ने उसे सेरेजावा समझकर हाथ उठाया, मगर गेंजी ने उसे एक ही हल्के से घूंसे में जमीन पर लिटा दिया। मगर उसे फौरन अंदाजा हो गया कि इस आदमी की कुछ खास हैसियत नहीं है और इसके अंदर कोई खास ताकत भी नहीं है। गलतफहमी दूर होने के बाद वो दोनों जिगरी दोस्त बन गए, जो किसी पल को सोचा नहीं जा सकता था। एक याकुजा और एक स्कूली लड़का जिसका सपना याकुजा बादशाह बनना था, अब एक नए रिश्ते की डोर से बंध चुके थे। गेंजी ने केन के सामने अपनी सुजुरान को फतह करने की ख्वाहिश रखी, जिसमें केन ने उसकी मदद का बीड़ा उठा लिया, क्योंकि उसके लिए ये अपने ख्वाब को किसी और के जरिए पूरा करने का एक मौका था। केन के मशवरे पर अमल करते हुए गेंजी ने अपना पहला निशाना अपनी ही कक्षा के दबंग छात्र छूता तामुरा को बनाया, जो अपनी कक्षा का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था। छूता को बुरी तरह हराने के बाद वो उसकी टोली में शामिल हो गया और एक वफादार साथी बन गया। अब छूता ने गेंजी को स्कूल की पूरी ताकत का नक्शा समझाने लगा और उसे इस अंडरवर्ल्ड के हर खिलाड़ी के बारे में एक एक करके सारी बातें बतानी शुरू की। छूता ने उसे स्कूल और बाहर के मशहूर गिरोहों के बारे में बताया, जिसमें एक नाम था फ्रंट ऑफ आर्मामेंट, जिसकी कमान दूसरे साल के छात्र बांदो हिदेतो के पास थी, जो सड़कों का बेताज बादशाह कहलाता था। छूता ने बताया कि बांदो को स्कूल की कुर्सी से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए वो गेंजी की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। फिर एक तिकड़ी का जिक्र आया जिसका नाम था एबिजुका त्रिकोण। एबिजुका त्रिकोण का सरदार वही हिरोमी किरिशिमा था जो उद्घाटन समारोह में हंगामा करता दिखा था। छूता ने रिंदामान के बारे में भी समझाया कि उसे छेड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका इस मुकाम पर लड़ाइयों से कोई वास्ता नहीं और वो सबसे ऊपर के दर्जे का है। उसके सामने स्कूल की ये छोटी मोटी जंगें कुछ नहीं थीं। असली रुकावट तो सेरेजावा था, जिसने अपनी ताकत के बल पर एक मजबूत गिरोह सेरेजावा आर्मी खड़ा कर रखा था। इस आर्मी में कई दिग्गज शामिल थे, जैसे तोकाजी यूजी जो दिमाग की कुंजी था और उसकी चालें ही गिरोह की रीढ़ थीं, और शूजी जो जूडो का माहिर खिलाड़ी था और हर वार से दुश्मन की हड्डियां चटका देता था। इसके अलावा मिकामी भाइयों की जोड़ी थी और सबसे करीबी टोक्यो भी अब सेरेजावा का जिगरी दोस्त था। छूता ने एक बेहद खास नाम बताया, माकिसे ताकाशी, जो सेरेजावा से हारता तो था मगर टोली में मिलने को राजी नहीं था।
छूता ने एक मासूम सा राज खोला कि माकिसे लड़कियों के मामले में बेहद कमजोर है। उसकी आंखें जैसे ही किसी हसीना पर पड़ती थीं, उसकी सारी मर्दानगी हवा हो जाती थी और उसकी यही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बनाई जा सकती है। अपनी योजना के तहत गेंजी ने सीधे रूका से बात की और उसे अपनी कुछ सहेलियों के साथ क्लब आने को कहा। बिना जरा भी शक किए मासूम रूका ने उसकी बात मान ली और हाँ कर दी। फिर गेंजी ने माकिसे को एक लव ग्रुप नाम के मिलन समारोह का दावतनामा थमाया और उसे क्लब बुला लिया। शाम को माकिसे लड़कियों को रिझाने की नीयत से बड़े बन ठन कर क्लब पहुंचा। उसके बाल अच्छे से बने हुए थे और कपड़े बेहद चमकीले थे, मगर वो लड़कियों के सामने अपनी बेकाबू तबीयत पर काबू ही नहीं रख पाया और गेंजी और केन की पूरी योजना पर पानी फेर बैठा। हालात बिगड़ते देख केन ने बी प्लान चालू कर दिया। इस बी प्लान के तहत छूता एक मन चले बदमाश का भेष बनाकर वहां आया और लड़कियों को छेड़ने लगा। योजना के मुताबिक माकिसे को हीरो बनकर लड़कियों की हिफाजत के लिए आगे आना था और सबकी नजरों में चढ़ जाना था। मगर ये पूरी योजना उस वक्त बिखर गई जब बहादुर रूका ने एक कांटा उठाकर सीधा छूता के चेहरे पर दे मारा और सारा पासा पलट दिया। छूता दर्द से कराहता हुआ अपना मुंह पकड़े जमीन पर बैठ गया। जब रूका को गेंजी की इस घटिया चाल की पूरी हकीकत का पता चला तो वो आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में दर्द और बेइज्जती दोनों तैर रही थी और बेइंतहा निराश होकर तेजी से क्लब से बाहर निकल गई। रूका की इस खामोश नफरत ने गेंजी को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसके सीने में एक तूफान सा उठ रहा था जिस पर केन ने उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी। ये देखकर माकिसे का दिल पसीज गया कि गेंजी ये सब उसी के लिए कर रहा था। एक सरदार के अपने साथी के लिए इतना दर्द उठाना उसके लिए नई बात थी और उसने अपना दिल बदल कर उसकी टोली में आने का फैसला कर लिया। इसके बाद गेंजी का अगला निशाना इज़ाकी शून्य था, जो बेहद चालाक और चालबाज था। उसने गेंजी को अकेला फंसाकर उस पर अपने पूरे जत्थे के साथ हमला बोल दिया। ये एक नापाक चाल थी जो किसी भी ईमानदार लड़ाके के उसूल के खिलाफ थी, मगर लहूलुहान होने के बावजूद हर बार उठ खड़े होने वाले गेंजी का जज्बा देख इज़ाकी का दिल पिघल गया। उसने ऐसा हौसला और सीना जिंदगी में पहली बार देखा था और वो भी उसकी टोली में शामिल हो गया। अब छूता माकिसे और इज़ाकी के साथ गेंजी ने अपना एक अलग गिरोह खड़ा कर लिया जिसका नाम रखा गया गेंजी परफेक्ट सेइहा, यानी GPS। ये नाम अब स्कूल के हर लड़के की जबान पर चढ़ने वाला था और हवा में एक नई हलचल थी। इस गिरोह के बनते ही केन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो काम वो खुद अपने स्कूल के दिनों में नहीं कर सका था वो ख्वाब अब उसकी आंखों के सामने सच होता दिख रहा था। उसके लिए ये उसकी अपनी जीत भी थी। दूसरी तरफ सेरेजावा गेंजी की इस तेजी से बढ़ती ताकत से सतर्क जरूर हुआ, मगर उसने कोई फौरी कार्रवाई नहीं की। वो एक तजुर्बेकार सरदार था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था जब वार किया जाए। मगर सेरेजावा की दिमागी कुंजी तोकाजी इतना ठंडा नहीं रह सका और उसने अपनी ओर से चुपके चुपके GPS के लड़कों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उसका पहला निशाना बना अकेला इज़ाकी, जिसे तोकाजी और उसके आदमियों ने रास्ते में घेर कर ऐसी बेरहम पिटाई की कि उसे फौरन अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। अपने एक लड़ाके की ये हालत देखकर गेंजी का खून खौल उठा और वो आंख मूंद कर अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स पर बरसने लगा। उसका मकसद अब बहुत साफ था कि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लड़ाकों को अपने साथ मिलाकर सेरेजावा आर्मी से अंतिम भिड़ंत के लिए तैयार हो सके और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इज़ाकी को घायल करने और छूता को बुरी तरह पिटवाने के बाद भी तोकाजी की प्यास नहीं बुझी थी। अब उसने अपना अगला तीर एक नए निशाने पर साधा जो उसकी सबसे घटिया चाल साबित होने वाली थी। वो सीधा बांधो हिदेतो के पास पहुंचा और उसके सामने एक चालबाजी भरी पेशकश रखी। तोकाजी ने बांधो के सामने ये शर्त रखी कि वो रूका को अगवा कर ले और इसके बदले उसे अपने कुछ बेहतरीन गुंडे देगा। मगर तोकाजी ने ये राज बांधो से शातिराना अंदाज में छिपा कर रखा कि रूका दरअसल गेंजी की मोहब्बत है। ये जानकारी अगर बांधो को होती तो वो कभी राजी न होता, मगर लालच में आकर बांधो उसकी शर्त मान बैठा। उधर केन की एक तकलीफ देह मुलाकात उसके अपने सरदार याजाकी जोजी से हुई, जो दरअसल गेंजी के पिता हिदेओ का सबसे बड़ा कारोबारी दुश्मन था। याजाकी को केन और गेंजी की पनप रही दोस्ती की पूरी खबर थी और इसी मौके को गनीमत समझकर उसने केन को एक खौफनाक हुक्म दिया कि वो अपने ही दोस्त गेंजी का काम तमाम कर दे, चाहे इसकी कीमत याकुजा गिरोहों के बीच एक खुली जंग ही क्यों ना हो।
उसके लिए मकसद बड़ा था। ये हुक्म सुनकर केन का दिल बैठ गया, क्योंकि वो अपने जिगरी दोस्त की जान का सौदा नहीं कर सकता था और अब उसे पहली बार अपनी जिंदगी का ये याकूजा वाला रास्ता चुनने पर पछतावा होने लगा था। दोस्ती के इस बंधन को निभाने के लिए केन ने एक हिम्मत भरा फैसला किया और वो सीधा गेंजी के पिता हिदेओ के पास पहुंच गया। उसने हिदेओ के कान में याजाकी की उस खौफनाक साजिश की हर बात पहुंचा दी और गेंजी के लिए एक भावुक खत भी छोड़ गया। उधर बांधो और उसकी टोली अपनी योजना में कामयाब हो गई और रूका को अगवा करके तोकाजी के हवाले कर दिया, जिसके बाद रूका ने मौका देखकर गेंजी को फोन कर दिया। रूका ने सिर्फ इतना बताया कि उसे जैकेट पर खोपड़ी का निशान लगाए कुछ आदमियों ने पकड़ा है और उसके पकड़ने वालों के मुंह से बांधो का नाम सुना है। ये सुराग काफी था और गेंजी ताड़ गया कि इस हरकत के पीछे आर्मामेंट गिरोह है और उसकी प्रेमिका उनके चंगुल में है। उसने फौरन जीपीएस के अपने सारे लड़कों को इकट्ठा किया और सीधा बांधो के अड्डे पर हमला बोल दिया। वहां दोनों गिरोहों के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत छिड़ गई, जिसमें गेंजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मगर लड़ाई के दौरान बांधो ने हाथ खड़े करते हुए साफ कहा कि उसे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि रूका असल में गेंजी की मोहब्बत है, तब जाकर बांधो। और गेंजी दोनों पर यह राज खुला कि असली खिलाड़ी तो तोकाजी था। दोनों समझ गए कि तोकाजी ने अपने मतलब के लिए इन दोनों को आपस में भिड़ाने का ये पूरा खेल रचा था। मगर बांधो की इज्जत पर बात आ चुकी थी, क्योंकि गेंजी के लड़कों ने उसकी पूरी टोली को बुरी तरह कुचल डाला था। बांधो ने एक खौफनाक माफी की मांग रख दी कि उसका एक कान काटकर उसे माफी के तौर पर पेश किया जाए। ये बात सुनते ही गेंजी ने एक सच्चे सरदार होने का सबूत दिया और कहा कि वो अपने गिरोह के हर काम का जवाबदेह है। गेंजी ने कहा कि ये सजा वो खुद भुगतेगा और मैदान में आ खड़ा हुआ। मगर जैसे ही गेंजी ने अपना कान काटने के लिए हाथ बढ़ाया, बांधो ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसकी इस मर्दानगी और हिम्मत से बेहद प्रभावित होकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। बांधो को अब एक नया सम्मान गेंजी के लिए मिल चुका था। इसके बाद गेंजी अपनी टोली को लेकर सीधा सेरेजावा आर्मी के ठिकाने जा पहुंचा ताकि अपनी प्रेमिका रूका को आजाद करा सके। वहां जब सेरेजावा को इस घटिया चाल का पता चला तो वो भी आग बबूला हो गया। उसने अपने ही साथी तोकाजी की धुनाई कर डाली, क्योंकि उसने एक मासूम लड़की को इसमें घसीटा था जो उसके उसूलों के खिलाफ था। सेरेजावा का अपना एक जाप्ता था जिसे तोकाजी ने तार तार कर दिया था। फिर गेंजी और सेरेजावा ने आमने सामने आकर अगले दिन शाम 5 बजे आखिरी फैसले की लड़ाई का दिन तय कर लिया, जिसका इंतजार दोनों मन ही मन कर रहे थे। इत्तेफाक से ये वही दिन था जिस दिन सेरेजावा के जिगरी दोस्त टोक्यो की दिमाग की वो खतरनाक सर्जरी होनी थी, जिसका दर्द दोनों दोस्तों के दिल में था। ये बात सेरेजावा के लिए एक अलग ही जज्बाती मोड़ था। उसी रात गेंजी अपने पिता से मिला, जिन्होंने उसे केन का छोड़ा हुआ वो भावुक खत थमा दिया, जिसे पढ़कर गेंजी की आंखें भीग गईं। उसे एहसास हो गया था कि उसके दोस्त ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। अगले दिन सूरज ढलने से पहले गेंजी और उसकी पूरी जीपीएस टोली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार खड़ी थी। सबकी आंखों में एक ही जुनून था, आज या तो जीतेंगे या इस मैदान में मिट जाएंगे। दूसरी तरफ अस्पताल में टोक्यो भी अपनी सर्जरी के लिए बिना किसी डर के अकेला ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच की एक जंग का सामना करने जा रहा हो। और उसने ये जंग भी अपने हौसले से ही लड़ने का मन बना लिया था। जब गेंजी और उसकी टोली सुजुरान के मैदान में पहुंची तो सेरेजावा आर्मी की पूरी फौज पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और दोनों तरफ के लड़ाके आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी तूफान के आने का इशारा दे रही थी। देखते ही देखते दोनों गिरोहों के बीच एक भयंकर और तूफानी जंग छिड़ गई, जिसमें दोनों तरफ की पूरी ताकत झोंक दी गई और लड़ाकों के घूंसे हवा में चलने लगे। मगर तादाद के लिहाज से सेरेजावा आर्मी कहीं ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से गेंजी और उसके लड़ाके धीरे धीरे पिछड़ने लगे और एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। जब हालात बिगड़ रहे थे और जीपीएस की हार सामने दिख रही थी, ठीक उसी पल एक नई कहानी ने जन्म लिया और बांधो अपने पूरे आर्मामेंट गिरोह के साथ गेंजी की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ा। उसकी इस आमद ने हवा का रुख ही बदल दिया और लड़ाकों में नई जान आ गई। दरअसल बांधो भी तोकाजी की उस घटिया चाल का सूद समेत बदला लेने आया था, जिसकी वजह से बेवजह उसके आदमियों की पिटाई हुई थी। अब लड़ाई का पासा बराबर हो चुका था और जंग और तेज हो गई। एक एक करके लड़ाकों के गिरने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मैदान में सिर्फ 2 दिग्गज नहीं बच गए। गेंजी और सेरेजावा दोनों लहूलुहान थे, मगर अपने अपने पैरों पर डटे हुए थे और एक दूसरे को मात देने को बेताब थे।
जैसे ये पल उनकी पूरी जिंदगी का मकसद हो। ये जंग की असली घड़ी थी, जब दो शेर आमने सामने थे। दोनों के बीच एक बेहद जबरदस्त और रोमांचक भिड़ंत शुरू हुई। दोनों की ताकत और हौसला इस स्कूल के बाकी लड़ाकों से कहीं ऊंचे दर्जे का था और दोनों एक एक वार सहकर भी मुस्कुराते हुए वापस खड़े हो रहे थे। ये जंग एक तरह का दो योद्धाओं का सम्मान था, मगर आखिरकार किस्मत ने गेंजी का साथ दिया और एक करारे वार के बाद शेरजावा जमीन पर गिर गया। शेरजावा ने उठने की पुरजोर कोशिश की, मगर उसका जिस्म अब उसका साथ नहीं दे रहा था। हार कबूल करते हुए शेरजावा ने एक सच्चे योद्धा की तरह गेंजी ताकिया की जीत का ऐलान कर दिया। उधर बहुत दूर एक सुनसान बंदरगाह पर केन को उसका सरदार याजाकी अपने साथ ले गया था। याजाकी ने अपना कोट उतार कर केन को पहनने के लिए दिया, जिसकी असली वजह से वो बेखबर था, और फिर अचानक उस पर कई गोलियां दाग दी। केन गोलियों की चोट से लहूलुहान होकर पानी में जा गिरा और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अंत यहीं हो चुका है। उसकी आंखों के सामने अपने पूरे जीवन की झलकियां घूम गईं, मगर ये उसके सरदार की एक अनोखी मेहरबानी थी। असल में याजाकी का वो कोट गोलियों से बचाने वाला था, और ये पूरा नाटक इसीलिए रचा गया था ताकि केन इस याकूजा वाली बेरहम दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक नई और साफ जिंदगी जी सके। अपनी जिंदगी की ये नई शुरुआत पाकर केन खुशी से रो पड़ा कि उसके सरदार ने अब भी इंसानियत की एक चिंगारी अपने सीने में बचा रखी थी और उसे जीने का दूसरा मौका दे दिया। उधर शेरजावा को अस्पताल से ये खुशखबरी मिली कि उसके जिगरी दोस्त टोक्यो की सर्जरी कामयाब रही और उसकी जान बच गई। कुछ दिनों के बाद गेंजी ने अपने सबसे आखिरी और सबसे बड़े पहाड़ रिंदामान को भी सीधी चुनौती दे डाली और एक नई जंग का ऐलान कर दिया। यहाँ फिल्म का पहला हिस्सा खत्म होता है। अगर आपको इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखना है, जिसमें गेंजी और रिंदामान के बीच की आखिरी और सबसे बड़ी जंग होगी, तो नीचे कमेंट करें और बताइए कि आप इस कहानी को आगे देखना चाहते हैं।